हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट शिक्षण अधिगम का सिद्धांत। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो दोपहर के 2 बजे होती है। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम जैसे कि आप सभी को हम बता दें कि हम शिक्षण की नवीन विधाएं डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से। ठीक है, जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि जो आपके शिक्षण की नवीन विधाएं हैं वो 7 हैं, जिसमें से हमने बाल केंद्रित शिक्षण, क्रियाविधि और रुचिपूर्ण, ये 3 टॉपिक बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अगर आपने ये तीनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सभी को प्लेलिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सहभागी शिक्षण क्या है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, सहभागी शिक्षण। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस चैनल के माध्यम से जुड़ सके और बहुत ही अच्छे से जो अपनी प्रिपरेशन है फर्स्ट सेमेस्टर की वो कर सके। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो सहभागी शिक्षण है वो है क्या। ठीक है, सहभागी शिक्षण है क्या? तो प्राचीन काल से ही शिक्षा में शिक्षण प्रक्रिया का संबंध 2 पक्षों से रहा है। इसमें जो प्रथम पक्ष है वो क्या है? वो शिक्षा प्रदान करने वाला होता है, जिसे गुरु के नाम से जानते हैं। वर्तमान में उसको शिक्षक के नाम से जानते हैं। और दूसरा पक्ष जो होता है वो होता है शिक्षण ग्रहण करने वाला होता है, जिसे प्राचीन काल में क्या बोलते हैं? शिष्य, तथा वर्तमान समय में छात्र के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यानी सहभागी शिक्षण क्या है? तो प्राचीन काल से शिक्षा में शिक्षण प्रक्रिया का संबंध 2 पक्षों से रहा है। ठीक है, इसमें प्रथम पक्ष में तो गुरु रहता है, और जो आपका द्वितीय पक्ष होता है उसमें शिष्य रहता है, छात्र रहता है। इन दोनों पक्षों के मध्य ही शिक्षण व्यवस्था के ताने बाने को बुना जाता है, और दोनों ही शिक्षण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य माने जाते थे। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए प्राचीन काल में शिक्षकों तथा शिक्षार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की आचार संहिताएं बनाई जाती थी, जिससे कि शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली बन सके। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और वर्तमान समय में इस प्रक्रिया को सहभागी शिक्षण के रूप में जाना गया है। ठीक है, अर्थात आप यहाँ से कह सकते हो कि सहभागी शिक्षा की अवधारणा का उदय हुआ है, जिसमें यह निश्चित किया गया है कि शिक्षण प्रक्रिया को उपयोगी एवं प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक एवं छात्र दोनों को ही सहभागिता आवश्यक है। इसके विपरीत स्थिति में शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली सिद्ध नहीं होगी। यानी अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है शिक्षण सहभागी शिक्षण क्या है, तो आप लिख सकते हो कि सहभागी शिक्षा की अवधारणा का उदय हुआ है, जिसमें यह निश्चित किया गया है कि शिक्षण प्रक्रिया को उपयोगी एवं प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक एवं छात्र दोनों की सहभागिता क्या है? आवश्यक है। इसके विपरीत मतलब इसके उल्टा स्थिति में शिक्षण प्रक्रिया जो है वो प्रभावशाली सिद्ध नहीं होगी। तो अगर हम साधारण भाषा में बोले कि जो सहभागी शिक्षण है वो है क्या, तो जो सहभागी शिक्षण है इसका मेन उद्देश्य यही है कि जब तक, जैसे हमने शुरू में ही डिस्कस किया कि प्राचीन काल से ही 2 पक्षों में शिक्षण चला आ रहा है, जिसमें एक पक्ष होता है गुरु और दूसरा पक्ष होता है शिष्य। ठीक है, तो गुरु और शिष्य दोनों की ही सहभागिता बहुत ही जरूरी है, तभी जो शिक्षण है वो प्रभावशाली बन सकता है। और अगर इसके विपरीत यानी शिक्षक और शिक्षार्थी की सहभागिता नहीं रहती है, तो फिर जो शिक्षण है वो प्रभावशाली नहीं बनेगा। तो इसे ही हम सहभागी शिक्षण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि सहभागी शिक्षण किसे कहते हैं, यानी शिक्षक और शिष्य की सहभागिता होना बहुत ही जरूरी है, तभी जो शिक्षण है वो क्या होगा? प्रभावशाली होगा। इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अब देखिए क्या कह रहा है कि सहभागी शिक्षण का अर्थ देख लेते हैं। तो सहभागी शिक्षण का सामान्य अर्थ शिक्षक एवं शिक्षार्थी की सहभागिता से लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जस्ट अभी हमने देखा। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थी भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शिक्षक। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि एक शिक्षक कक्षा में पूर्ण तल्लीनता से शिक्षण कार्य कर रहा है
और वह छात्रों से प्रश्न पूछकर श्यामपट्ट पर लेखन करवाकर पाठ को पढ़वाकर एवं पृष्ठ पोषण प्रदान करके उनका सहयोग प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार दोनों पक्ष शिक्षण प्रक्रिया में एक दूसरे के क्या है, सहयोग दे रहे हैं। जैसे कि मैं अभी जस्ट आप सभी को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं आप सभी को तो बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा रही हूँ, है ना, लेकिन इसमें मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होता है जब तक आप उसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए क्या कि शिक्षक और शिक्षार्थी का इसमें भाग लेना, बहुत ही सहभागी बनना बहुत ही जरूरी है, तभी शिक्षण क्या होगा, प्रभावशाली बन सकेगा, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है और इसमें ये बोला जा रहा है कि शिक्षक प्रश्न पूछता है तो छात्र उत्तर देता है, शिक्षक निर्देश देता है तो छात्र पालन करता है और शिक्षक पाठ को अच्छी तरह से समझाने के लिए गतिविधि जैसे फ्लैश बोर्ड कार्ड, चार्ट पेपर पर चित्रित चित्र, श्यामपट्ट पर अभ्यास कार्य, नाटक, मंचन आदि कराकर अपने शिक्षण को रोचक व सहभागिता से युक्त बनाता है, ठीक है। तो बस सहभागी शिक्षण का अर्थ जो हमने शुरू में डिस्कस किया सेम वही है कि यानी सहभागी शिक्षण का जो अर्थ होता है एक शिक्षक और शिक्षार्थी का शिक्षण में उनका सहभागिता होना बहुत ही जरूरी है, तभी शिक्षण प्रभावशाली होगा, वरना वो नहीं होगा, ठीक है। आप एक दो एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। ये क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए परिभाषाएं, और सबसे महत्वपूर्ण है परिभाषाएं जो कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये आपके टेट सुपर टेट में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो जो यहाँ पॉइंट पे जो है वो है प्रोफेसर श्री कृष्ण दुबे के शब्दों में। प्रोफेसर श्री कृष्ण दुबे के शब्दों में इन्होंने क्या बोला है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इन्होंने जो बोला है कि सहभागी शिक्षण का आशय उस शिक्षण प्रक्रिया से है, यानी सहभागी शिक्षण का आशय। अब इनके आधार पर अभी तक तो हमने यही जाना है ना कि जो सहभागी शिक्षण होता है उसमें शिक्षक और शिक्षार्थी का सहभागी होना बहुत ही जरूरी है, तभी शिक्षण जो है प्रभावशाली बन सकेगा। अब जो दुबे जी हैं इनके अनुसार क्या है, तो इनके अनुसार जो आशय है वो ये कि शिक्षण प्रक्रिया से है, ठीक है, उस शिक्षण प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी की पूर्ण सहभागिता जो होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है, ठीक है, और तथा सहभागिता द्वारा ही शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली एवं उद्देश्यपूर्ण बनती है। देखिए फ्रेंड्स, आप इसको बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हो। हमने इतना पॉइंट तो बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया ना कि शिक्षक और शिक्षार्थी का अगर शिक्षण हो रहा है तो उसमें सहभागिता होना बहुत ही जरूरी है। और इनके शब्दों में जो इन्होंने बोला है वो ये बोला है कि यानी जो आपका सहभागी शिक्षण का आशय उस शिक्षण प्रक्रिया से है जिसमें एक शिक्षक और शिक्षार्थी का पूर्ण सहभागिता निश्चित होती है, ठीक है, क्या होती है, निश्चित होती है, और सहभागिता द्वारा ही जो शिक्षण प्रक्रिया है प्रभावशाली एवं उद्देश्यपूर्ण बनता है, ठीक है। तो आप इस स्टेटमेंट को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं श्रीमती आर.के. शर्मा के अनुसार इन्होंने क्या बोला है सहभागी शिक्षण के बारे में। तो इनका जो स्टेटमेंट है ये बोलती है कि जिस शिक्षण प्रक्रिया में, ठीक है, जिस शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थी का सहयोग प्राप्त करके उसे यह अनुभव कराया जाता है कि वह इस शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पक्ष है, वह सहभागी शिक्षण कहलाता है। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन बोला है। इन्होंने ये बोला है कि यह एक ऐसा शिक्षण प्रक्रिया है, ऐसी नवीन विधि है, ये शिक्षण की ऐसी नवीन विधि है जिसमें जो शिक्षार्थी का जो शिक्षक होता है, शिक्षार्थी का सहयोग, ठीक है, उसके माध्यम से वो सहयोग प्राप्त करता है और उसको वो प्रोत्साहित करता है, आप कह सकते हो प्रोत्साहित करता है कि सिर्फ शिक्षक से काम नहीं चलता है, जो पढ़ने वाले हैं उनका भी सहभागिता लेना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, तभी जो शिक्षक है, जो शिक्षण है वो प्रभावशाली बन सकेगा, ठीक है। तो इन्होंने जो आर.के. शर्मा यानी श्रीमती आर.के. शर्मा के अनुसार इन्होंने बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि
जिस शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थी का सहयोग प्राप्त करके उसे यह अनुभव कराया जाता है कि वह इस शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है, जो कि दूसरा पक्ष है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सहभागी शिक्षण कहलाता है। तो ये जो परिभाषा 2 पॉइंट है, इसको आप बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए, ये हमने जान लिया इसकी परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो उद्देश्य क्या है, सहभागी शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, जो सहभागी शिक्षण यानी शिक्षण की जो नवीन विधियां में सहभागी शिक्षण है, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट जो इसका उद्देश्य जो होता है, सहभागी शिक्षण क्यों अपनाया जाता है, इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है शिक्षक एवं छात्र दोनों को ही क्रियाशील बनाना। ठीक है, क्या, तो शिक्षक एवं छात्र को दोनों को ही क्रियाशील बनाना है और छात्रों को अस्थायी ज्ञान प्रदान करना है, न कि रटंत विद्या। तो फ्रेंड्स, अस्थायी जो रहता है कि जो कभी भूलता ना हो। ठीक है, और तीसरा पॉइंट कि कक्षा के वातावरण को रुचिपूर्ण एवं आनंदमय बनाना है। फिर विषय वस्तु की प्रस्तुति को सरल एवं बोधगम्य बनाना है। इसका उद्देश्य ये रहा, छात्रों को चहुमुखी विकास करना है, यानी वो बहुत ही कहीं से भी वो मुक्त ना रहे। ठीक है, अब छात्रों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना है और छात्रों में चिंतन, मनन, कल्पना, तर्क, जिज्ञासा आदि प्रवृत्तियों का विकास करना है। सहयोग एवं सहकारिता की भावना विकसित करना है। तो फ्रेंड्स, ये आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ याद हो गया होगा, बहुत ही इजी है। अगर आपके एग्जाम में आता है, सबसे पहला तो यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि सहभागी शिक्षण क्या है, तो आप बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हो। सहभागी शिक्षण वह शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी का दोनों का ही सहभागी होना बहुत ही जरूरी है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो शिक्षण का प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, जिसमें 2 पक्ष हैं, एक तो शिक्षक और दूसरा शिष्य, जिसमें जब शिक्षण की प्रक्रिया होती है तो उन दोनों पक्षों की बहुत ही आवश्यकता होती है, तभी जो शिक्षण है वो प्रभावशाली, उद्देश्यपूर्ण बन सकेगा। उसी प्रकार अगर आपके एग्जाम में उद्देश्य पूछता है तो जो उद्देश्य पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, शिक्षक और शिक्षार्थी को क्रियाशील बनाना, छात्रों को अस्थायी ज्ञान प्राप्त करना और कक्षा का वातावरण है उसको रुचिपूर्ण, आनंदमयी बनाना, छात्रों को चहुमुखी विकास करना और जो भी उनका पाठ्य वस्तु है उनको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाना। ठीक है, और छात्रों को जो भी उनकी आंतरिक पावर है, अंतर्निहित शक्ति है, उसका विकास करना। तो ये 3 से 4 पॉइंट्स है और जो हमने स्टेटमेंट देखा आप उसको बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं यानी सहभागी शिक्षण हेतु किए जाने वाला क्रियाकलाप। यानी प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि सहभागी शिक्षण हेतु यानी सहभागी शिक्षण के लिए किए जाने वाले क्रियाकलाप कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में लिखिए। तो आप लिख सकते हो पहला पॉइंट ये कि प्रस्तुतिकरण के बाद कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास कराना। यानी जब आप किसी टॉपिक या किसी भी कोई भी वस्तु प्रस्तुत कर रहे हो तो उसमें जो कठिन वर्ड है उसको बहुत ही सरल सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहिए। इस तरीके की क्रियाकलाप होना चाहिए। अगर उनसे भी उनको समझ में नहीं आ रहा है तो फ्लैश कार्डों को दिखाकर, चार्ट, पट्टिका को दिखाकर व्याकरणात्मक त्रुटि को उनकी सहभागिता के द्वारा दूर करना चाहिए। छात्रों के द्वारा अपने अनुभव की अभिव्यक्ति कराना, श्यामपट्ट पर शब्दों का मिलान कराना, चित्र बनवाना, समूह में बांटकर विषयगत जानकारी प्राप्त करना और कहानी हो गया, नाटक का मंचन छात्रों की सहभागिता से यथा छात्रों की कहानी नाटक का पात्र बनाकर व पात्रों से संवाद बुलवाकर। तो ये हो गया क्रियाकलाप। अब देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में शिक्षण प्रक्रिया में सहभागी शिक्षण की भूमिका से आप कैसे स्पष्ट करें। तो जस्ट उसमें गुरु और शिष्य की सहभागिता होती है। और आप कक्षा में पढ़ाते समय बच्चों को किस प्रकार सहभागिता प्राप्त करेंगे, तो दोनों ही पक्ष
की सहभागिता होना बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स ये पूरा खत्म होता है, ठीक है। अब हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे दक्षता आधारित शिक्षण, क्योंकि हम एक ही वीडियो में पढ़ाएंगे फिर आप सभी कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम पॉइंट टू पॉइंट जैसे कि हमने पहले बाल केंद्रित शिक्षण डिस्कस किया और आपको भूला भी नहीं होगा। शिक्षण केंद्रित हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था, गतिविधि आधारित, रुचिपूर्ण, और आज जो हमने डिस्कस किया वो डिस्कस किया सहभागी शिक्षण, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से याद हो गया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में और वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। और ये जितने भी पॉइंट्स है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप अगर इसकी अच्छे से तैयारी कर लेते हो, ठीक है, अगर आप ये इसकी अच्छे से तैयारी कर लेते हो, फिर बाद में आप जैसे कि आप पूछते हो ना कि टेट का सुपर टेट का सिलेबस क्या होता है, तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो अगर ये चारों सेमेस्टर का यानी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको मैथ हो गया या अदर सिर्फ और सिर्फ आपको करेंट अफेयर्स पे जब आप टेट का फॉर्म फिलअप करोगे तो उस पे ध्यान देना होगा, ठीक है। और जो आपका जैसे कि जीके हो गया, तो जीके भी तो आपका तैयारी हो रहा है ना। तो सबसे ज्यादा अगर आप इन चारों सेमेस्टर में बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो फिर बाद में उतनी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बाद में वही आप कोचिंग ज्वाइन करते हो, फिर प्रेशर होता है, फिर जो एग्जाम है वो अच्छे से नहीं क्लियर हो पाता है। तो इसलिए अगर आप इस चारों सेमेस्टर का बहुत ही अच्छे से नोट्स बना लेते हो और डेली बहुत ही अच्छे से पढ़ते हो तो आपको शिक्षक बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आप लोग की जो एक क्या है, एक आप लोग की जो सोच है, आप लोग कह रहे हो कि डीएलएड करना गलत है। देखिए फ्रेंड्स, डीएलएड गलत नहीं है, डीएलएड गलत नहीं है अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो। बात यहाँ ये आती है ना कि जो इस पद पे बैठे हैं, ठीक है, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, उनमें बहुत ज्यादा वो भरा है, ठीक है। तो अगर आप एक अच्छे शिक्षक बनेंगे बिना नकल के, ठीक है, बिना नकल के अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो फिर नकल करने की क्या जरूरत है। तो इसलिए फ्रेंड्स आप चारों सेमेस्टर की जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छे से कीजिए, और ये मेरे ज्ञान देने से नहीं होगा, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो किस तरीके से कर रहे हैं। क्या आप नोट्स बना रहे हैं या फिर केवल और केवल वैसे ही पढ़ रहे हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है फ्रेंड्स। आप जब भी पढ़ो तो कॉपी और पेन लेकर उसके बाद ही पढ़ो। इससे क्या होता है ना कि जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होता है वो अपने कॉपी में ज्यादा नहीं तो पॉइंट टू पॉइंट तो लिखना ही चाहिए। अगर आप वैसे ही पढ़ रहे हैं तो फिर आपको आधा घंटा या 1 घंटे के लिए तो याद रहेगा, लेकिन वो फिर कुछ टाइम के बाद भूल जाता है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी आप पढ़ो तो कॉपी और पेन लेकर ही पढ़ा करो, ठीक है। मॉक टेस्ट की बात अलग होती है, लेकिन इसमें तो आपको कॉपी और पेन, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, तो इसको कॉपी और पेन लेकर ही पढ़ा करिए, ठीक है। तो इतना ज्यादा तो टाइम मेरे को ज्ञान देने में ही लग गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मेरे ज्ञान देने से कुछ नहीं होगा, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपना प्रिपरेशन कर रहे हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।